नमस्कार दोस्तों। वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की, जैसे कि आपको थंबनेल पर दिख रहा होगा, शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर 40 में से 40 अंक कैसे प्राप्त करें, पढ़ने की सही रणनीति क्या हो, जिसमें 20 में से 20 क्वेश्चन आपके और 40 में से 40 अंक हम आसानी से प्राप्त कर सके। तो इसके ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। हाँ भाई, हमारी जो भी क्लास होगी शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर सेकंड ग्रेड की एक सीरीज चालू कर रहे हैं। उस क्लास की जो भी पीडीएफ वगैरह है, उसको आप क्यूआर कोड जो है हमारा टेलीग्राम का, उसको स्कैन करके पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर आप सबसे पहली बात, क्वेश्चन कितने, तो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है। सभी को पता है कि सर शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हमारे क्वेश्चन कितने, 20 क्वेश्चन है। फर्स्ट पेपर है आपका जिसमें 40% आपको लाने अनिवार्य है और शिक्षा मनोविज्ञान के 40 अंक है, क्योंकि एक क्वेश्चन प्रत्येक आपके 2 अंक का है और 20 क्वेश्चन का मतलब कितने अंक है, 40 अंक है। यहां पर हम चर्चा करते हैं सबसे पहले पुराने पाठ्यक्रम में क्या हुआ बदलाव। आपके जो शिक्षा मनोविज्ञान का पहले जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस था वो और अभी का जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है, इन दोनों के अंदर क्या बदलाव हुआ, क्या ज्यादा बदलाव हुआ है? जो बदलाव हुआ है, अर्थात जो नवीनतम पाठ्यक्रम है हमारा, वो पहले से आसान है या पहले से कठिन है? क्या पहले आसान थे 40 में से 40 अंक लाना, या अभी जो पैटर्न बदला है उसके अंदर 40 अंक लाना आसान है? उसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। थ्योरी पर ज्यादा बल दे या प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा बल दे। बहुत से बच्चों का यह भी अधिकांश क्वेश्चन रहता है कि सर हम अब थ्योरी ज्यादा पढ़कर जाए या प्रैक्टिस ज्यादा करें, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। थ्योरी पर ज्यादा बल दे या प्रैक्टिस पर ज्यादा बल दे। क्वेश्चन प्रैक्टिस की नियमित क्लास यूट्यूब पर कब से चलेगी? बहुत से बच्चों के ये भी क्वेश्चन आ रहे, सर टॉपिक वाइज जो हमारे साइकोलॉजी की जो सीरीज है वो YouTube पर कब से निःशुल्क शुरू हो जाएगी, उसकी भी चर्चा करेंगे। कब हमारे YouTube के ऊपर निःशुल्क सीरीज शुरू हो जाएगी? और बदलते पैटर्न से द्वितीय श्रेणी प्रथम पेपर के अंदर 40% लाना आसान है या कठिन? अब जो हमारा जो सिलेबस चेंज हुआ है, उस सिलेबस को लेकर क्या पहले की अपेक्षा अब हमारे सर 40 नंबर लाना आसान है या 40 नंबर लाना कठिन है? उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। हाँ भाई, साइकोलॉजी का जो नवीनतम सिलेबस है, पहले उसके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहली जो हमारी यूनिट दे रखी है शैक्षिक मनोविज्ञान, क्या क्या सिलेबस के अंदर है? एक तो हमें दे रखी है इसकी प्रकृति दे रखी है, इसके बाद में इसके क्षेत्र दे रखे, प्रभावी शिक्षण के लिए इनके निहितार्थ दे रखे। हमारे जो पहले का जो सिलेबस था, उस सिलेबस के अंदर हमारे जो शिक्षा मनोविज्ञान की जितनी भी स्कूल है, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, मानवतावाद, उनके प्रवर्तक कौन है, शिक्षा मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, जितनी भी थी पहले के जो सिलेबस था उसके अंदर कंप्लीट ये बातें हमें सब दे रखी थी, जो हम पूरा पढ़ के जाते थे। अभी के सिलेबस की बात करें तो हमें मनोविज्ञान के नेचर की बात करके, प्रकृति की बात करके, मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या क्या होता है और प्रभावी शिक्षण के लिए एक अध्यापक, और ध्यान रखना अप्लाइड पर्सन जो आपको दिखेगा वो यहां से दिखने की संभावना ज्यादा है कि आप अगर शिक्षक बनते हो तो शिक्षक बनने के बाद में एक प्रभावी शिक्षण के लिए साइकोलॉजी का किस रूप से योगदान है, मनोविज्ञान का किस रूप से आप योगदान करके बच्चों को आसानी से चीजों को पढ़ा सकते हो, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सेकंड यूनिट देखे विद्यार्थी का समग्र विकास। यहां पर आपको दे रखी है विकास की अवधारणाएं, जबकि पुराने सिलेबस में हमारा यह दे रखा था कि हमारे जो विकास के अंतर्गत जितनी भी अवस्थाएं होती है, शैशवावस्था, बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था, हमें यहां पर विकास की अवधारणा के अंदर पढ़ना क्या है, तो हमें ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, अभिवृद्धि क्या है, विकास क्या है, हमें इसके ऊपर चर्चा करनी है। इसके बाद में आपके विकास के जितने भी सिद्धांत थे, जो भी आपके विकास के 14-15 जितने भी सिद्धांत दे रखे थे, जो पुराने सिलेबस में भी थे और अभी के नवीनतम सिलेबस में भी है, तो सिद्धांत हम पहले भी पढ़ते थे और सिद्धांत हम अभी भी पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारे जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर हमें बाल विकास के कुछ, हम जिसमें जीन प्याजे वगैरह उसको हम अलग से पढ़ते थे, यहां पर अब की बार क्या किया आरपीसी ने अब की बार विकास के नाम लिख रखे। बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, नैतिक विकास कैसे होता है, भावात्मक विकास कैसे होता है, भाषाई कैसे और शारीरिक विकास, अर्थात जितने भी प्रकार के विकास है उसको पूरा कंप्लीट पढ़ के जाना है। हम अगर नैतिक विकास की बात करें तो यहां पर जब नैतिक विकास की बात की जाती है तो हमें कोहलबर्ग पूरा ही पढ़ना है सर। कोहलबर्ग के ऊपर हमें कंप्लीट इसके कितने लेवल है, कितने स्टेज है, पूरी चर्चा करनी है। जबकि पुराने सिलेबस के अंदर स्पेशली इस प्रकार से नैतिक विकास सिद्धांत वगैरह कोहलबर्ग वगैरह की इतनी गहराई से चर्चा नहीं थी। यहां पर स्पेशली नाम मेंशन कर रखा है नैतिक विकास, इसका मतलब पूरा कंप्लीट इन चीजों को हमें पढ़ के जाना है। तीसरी यूनिट हमारी जो लर्निंग दे रखी है अधिगम के अंदर, यहां पर अधिगम का अर्थ दे रखा है, अधिगम के प्रकार दे रखा है।
नवीनतम सिलेबस के अंदर अधिगम के प्रकार मेंशन कर रखे, इसका मतलब हमें रॉबर्ट गेने पूरा पढ़ के जाना है, क्योंकि आरपीसी का सीधा सिस्टम है, आरपीसी सिलेबस से बाहर नहीं जाती। आरपीसी सिलेबस के पॉइंट को ऐसे कैसे उठाएगी कि अगर इन्होंने प्रकार दिया है, इसका मतलब क्लियर है सर रॉबर्ट गेने के जो हमें जो 8 प्रकार दे रखे हैं, 8 प्रकार हमें कंप्लीटली देखकर जाना है। 8 प्रकार के बाद में हमारे अधिगम के अंदर व्यवहारवादी, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक के जो व्यवहारवादी है, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, कोटलेविन, गुथरी साहब, जितने भी हमारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, उन सभी के हमें सिद्धांत देखने। यहां पर इन्होंने कहीं भी सिलेबस में ऐसा मेंशन नहीं किया है कि अधिगम के सिद्धांत, सिर्फ सिलेबस में यह मेंशन करके छोड़ दिया है कि व्यवहारवादी, इसका मतलब जितने भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, उन सभी के हमें सिद्धांत पढ़ने। यहां पर कॉग्निटिव दे रखा है, इसका मतलब कॉग्निटिव से रिलेटिव कौन कौन से मनोवैज्ञानिक है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की वगैरह जितने भी संज्ञानवादी से रिलेटिव मनोवैज्ञानिक है, उन पूरे को हमें पढ़ के जाना है। रचनावादी, अभी आपने जो एग्जाम के अंदर पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का, आपने देखा रचनावादी के अंदर 5P मॉडल है, 5P सिद्धांत है, उसमें से प्रत्येक पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिला था। और यहां पर आरपीसी ने अब की बार स्पेशली मेंशन कर दिया है कि रचनावादी, इसका मतलब 5P मॉडल में से आपको अब की बार भी सेकंड ग्रेड में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इन्होंने डायरेक्ट अब की बार सिलेबस में चेंज किया, सीधे पॉइंट दे दिए। कॉग्निटिव कौन है, सोशल कॉग्निटिव कौन है, जैसे यहां पर सामाजिक संज्ञानात्मक दिया है, इसका मतलब सर हमें वाइगोत्स्की कंप्लीट पढ़ना है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि यहां पर सोशल सामाजिक की बात वाइगोत्स्की करते हैं। इसका मतलब वाइगोत्स्की हमें पूरा कंप्लीट ही पढ़ना है, क्योंकि वाइगोत्स्की में से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा और सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो पुराने सिलेबस और नवीनतम सिलेबस में बड़ा मेजर डिफरेंट क्या हुआ, पहले तो लिखे आते थे डायरेक्ट सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, अब की बार इन्होंने विचारधारा मेंशन कर दी। व्यवहारवादी विचारधारा से कौन बिलोंग करते हैं, उन सबको पढ़ना है हमें। सामाजिक संज्ञानवादी से कौन है, कॉग्निटिव से कौन है, हमारे रचनावादी से कौन है, इन सबको पढ़ना है। इसके बाद में अप्लाइड पर्सन कहां से बनेगा, यह भी आप अच्छी तरह से ध्यान रख लेना कि भाई यहां पर जो दे रखा ना हमें कि शिक्षक के लिए इसके अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षक के लिए निहितार्थ। एक तो कारक कौन कौन से, अधिगम को कौन कौन से कारक प्रभाव करते हैं गुरुजी, वातावरण प्रभावित करता है नहीं करता है, अधिगम को आपके जो अधिगम को परिपक्वता होती है वो प्रभावित करती है नहीं करती है, ये जितने भी कारक है कारक को पढ़ना है। और उसके बाद में हमें क्लियर दे रखा है शिक्षक के लिए क्या रोल है, यहां से पूछेगा अप्लाइड। अप्लाइड इस प्रकार से दे देगा, कोई भी अधिगम की विशेषता देकर यहां पर शिक्षक से रिलेट करके आपसे यह पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो पुराने सिलेबस से कहीं के अभी का जो सिलेबस है वो आसान है। शुरू के अंदर अपने जो थंबनेल लगे, हमने मैं पहले ही कह दिया था पुराना का सिलेबस आसान है या अभी का सिलेबस आसान है। तो पहले सिर्फ इतना सा मेंशन होता था सिद्धांत, अब कितने पढ़ने 13, 14, 15 कोई लिमिट नहीं थी। अभी के अंदर इन्होंने नाम मेंशन कर दिया, डायरेक्ट विचारधारा दे दी और हमें विचारधारा से रिलेटिव ही सिद्धांत पढ़ दे, एक्स्ट्रा एक भी चीज नहीं पढ़नी है, क्योंकि आरपीएससी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन देती है, आरपीएससी आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाती है। अगली जो पर्सनैलिटी आपको दिख रही है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी के अंदर क्या, सबसे पहले पर्सनैलिटी का अर्थ, प्राचीन समय में क्या थी व्यक्तित्व, वर्तमान समय में व्यक्तित्व क्या है, हमें यह देखना है। व्यक्तित्व के अर्थ के बाद में व्यक्तित्व के सिद्धांत और व्यक्तित्व के मापन अच्छी तरह से ध्यान रखना। पुराने सिलेबस के अंदर पर्सनैलिटी के प्रकार भी दे रखे थे, पर्सनैलिटी के क्या दे रखे थे, प्रकार भी दे रखे थे, जिसके अंदर हम हिपोक्रेटस, क्रेचमर वगैरह इन सब की चर्चा करते हैं। लेकिन एक बात और सुन लेना, यहां पर इन्होंने अब की बार कहीं भी पर्सनैलिटी के प्रकार को मेंशन नहीं किया है, इन्होंने पर्सनैलिटी के सिर्फ लिखा है सिद्धांत। लेकिन आपको एग्जाम के अंदर जो सिद्धांत दे रखा ना, यहां पर प्रकार से रिलेट करके वो आपसे सिद्धांत पूछ लेगा। जो टाइप दे रखे सेल्डन के, क्रेचमर के, तो आपको यह भी ध्यान रखना है सर क्या प्रकार स्किप कर दे क्या, नहीं, प्रकार आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि यहां से मनोवैज्ञानिक का नाम देकर आपको जो पर्सनैलिटी के अर्थ पूछ लिया, सिद्धांत पूछ लिया, तो यहां से कहीं को कंपेयर करके आपको पर्सन प्रकार में से दे सकता है। अगला दे रखा है मापन, किसी की भी व्यक्तित्व का मापन कैसे किया जाता है, ये हमारे पुराने में भी था, ये नवीनतम में भी पुराने के अंदर भी है, जिसमें हम दो प्रकार की विद्या पढ़ते हैं, एक प्रोजेक्टिव और दूसरी अन्य विद्या, जिसमें आप टीएटी, सीएटी, तो ये तो पहले भी थी, ये तो अभी भी थी, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ हमारे। उसके बाद में हमारा दे रखा है सर समायोजन तथा मानसिक स्वास्थ्य, ही पहले भी दे रखा था, समायोजन, मानसिक रोग, जो रक्षात्मक युक्तियां है, जिसके अंदर आप दो प्रकार की पढ़ते हो, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, जिसमें रेशोलाइजेशन है, सब्लिमेशन है, आपके रिग्रेशन है,
डिस्प्लेसमेंट है, दमन है, जितनी भी है ये सब पढ़ते, तो ये पहले भी पढ़ते थे, ये अभी भी कंप्लीट पढ़ता है। एडजस्टमेंट आपको पूरा पूरा पढ़ के जाना है जैसे हम पहले भी पढ़ते थे। बुद्धि व सृजनात्मकता की बात करें, यहां पर क्या चेंज है, तो अच्छी तरह से ध्यान रखना। यहां पर अगर चेंज की बात करें तो इन्होंने अब की बार साथ में एक टॉपिक मेंशन कर रखा है, संवेगात्मक बुद्धि आपकी, भावात्मक बुद्धि या संवेगात्मक बुद्धि, ये अब की बार बुद्धि के साथ में इन्होंने अटैच कर रखा है इस टॉपिक को। इसका मतलब क्लियर है कि भावात्मक बुद्धि में से आरपीसी एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा और क्वेश्चन डायरेक्ट दे देगी, चाहे तो डैनियल गोलमेल्स का पूछ ले, चाहे पीटर सेलो साहब का पूछ ले, या फिर भावात्मक बुद्धि का आपको फॉर्मूला पूछ ले कि EQ बराबर क्या है, तो आपको डायरेक्ट यहां पर भावात्मक बुद्धि का आपको फॉर्मूला देखने को मिल सकता है। यहां पर बुद्धि की चर्चा करें, सर बुद्धि में क्या चेंज हो चुका है। बुद्धि की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बुद्धि व सृजनात्मकता का अर्थ क्या है, बुद्धि के साथ साथ क्रिएटिविटी को लिंक करके पढ़ना है। जो क्रिएटिविटी बालक होते हैं, जो स्वयं के विचारों से किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, जिनके अंदर मौलिकता पाई जाती है और जिनकी बुद्धि में अपसारी चिंतन होता है, चीजों को गहराई से चिंतन करते हुए किसी भी चीज के निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, उसमें और बुद्धि में क्या अंतर है। तो कहीं ना कहीं हमें अब की बार जब बुद्धि पढ़ना है तो क्रिएटिविटी को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्रिएटिविटी को साथ लेकर बुद्धि को पढ़ना है। और उसके बाद में बुद्धि के सिद्धांत दे रखे, बुद्धि के सिद्धांत और मापन, ये पहले भी सिलेबस में था, जिसमें हम एक तत्व सिद्धांत, द्वि तत्व सिद्धांत, हम स्पीयरमैन को पढ़ते थे, गिलफर्ड को पढ़ते थे, गार्डनर साहब को पढ़ते थे, हम थॉर्नडाइक साहब को पढ़ते थे, यहां पर अल्फ्रेड बीने साहब को देखते थे, केटल का सिद्धांत देखते थे, जितने भी हम सिद्धांत देखते थे पहले भी पढ़ते थे आप, और ये सिद्धांत अभी भी दे रखे। इसका मतलब यहां पर सिलेबस की बात करें तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। यहां पर तो हम ये कहेंगे सर, यहां पर अगर हम देखें तो बुद्धि के मापन की बात करें तो बुद्धि के मापन की और सिद्धांत की, ये भाई पहले भी था और अभी भी, इसमें कोई भी चेंज नहीं है आपके यहां। अधिगम में क्या भूमिका है इसकी, ये हमें देखना है। भावात्मक बुद्धि जोड़ रखा है, इसका मतलब भावात्मक बुद्धि अच्छी तरह से हमें पढ़ के जाना है। और इसके बाद में देखिए मोटिवेशन, मोटिवेशन का क्या है सर, मोटिवेशन का अर्थ दे रखा है, मोटिवेशन के प्रकार दे रखे, पहले भी था, लेकिन पहले इतना ही था। अभिप्रेरणा का अर्थ और अभिप्रेरणा का जो भी आपके सिद्धांत वगैरह, जिसमें अभिप्रेरणा कंप्लीट ही पढ़ते थे, और अभी भी अभिप्रेरणा वही है। अभिप्रेरणा होती क्या, तो एक प्रेरक बल है जिसके कारण व्यक्ति के अंदर एक भावात्मक जागृति होती है, व्यक्ति लक्ष्य की तरफ जाता है व्यक्ति। तो यहां पर मोटिवेशन का अर्थ क्या है, हमें अर्थ पढ़ के जाना है। और उसके बाद में मोटिवेशन के प्रकार कितने, तो दो प्रकार हम पहले भी पढ़ते थे, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। हम खुद की प्रेरणा से प्रेरित है तो पॉजिटिव है, और बाहर से तो नेगेटिव है। ये चीजें पहले भी थी, पुरस्कार क्या है, दंड क्या है, ये चीजें अभी भी है, हम इन चीजों को अभी भी पढ़ के जाएंगे। तो वापिस इसको अर्थ व प्रकार है। इसके बाद में सिद्धांत, जितने भी सिद्धांत थे, जितने भी सिद्धांत दे रखे, चाहे मैकडूगल की बात कर ले, चाहे मैस्लो की बात कर ले, मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत को यहां पर भी देखा जा सकता है। उपलब्धि अभिप्रेरणा मैकलेलैंड साहब की, उसको भी देखा जाता है। एक्स वाई सिद्धांत किसका है, प्रेरणा सिद्धांत किसका है। तो जितने भी सिद्धांत दे रखे, सभी सिद्धांत अब की बार अलग से सिलेबस में मेंशन कर दिया इन्होंने कि सिद्धांत पढ़ के जाना है। इसका मतलब एक बात आरपीसी आपसे क्लियर करना चाहती है कि हम सिद्धांत में से प्रश्न देंगे, हम सिद्धांत को स्किप नहीं कर सकते। इसका मतलब सिद्धांत में पूरे पढ़ के जाना है, चाहे 15 हो चाहे 20 हो, जितने भी सिद्धांत हम कंप्लीट पढ़ के जाएंगे। उसके बाद में देखा सर, शिक्षण अधिगम में इसका क्या निहितार्थ है। अगर आप टीचर बन जाते हो, यहां से आपको अप्लाइड प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आप अगर टीचर बन जाते हो ना, आप बच्चे को टीचिंग करवा रहे हो, शिक्षण करवा रहे हो, मोटिवेशन का क्या रोल है, मोटिवेशन करने का तरीका क्या है। बच्चे की प्रशंसा करो, बच्चा गलत काम कर रहा है तो बच्चे की निंदा करो, प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करो, क्लास के अंदर विद्यालय में प्रतियोगिता का आयोजन करवाओ, सर्वदर्शी सामग्री के द्वारा बच्चों को पढ़ाओ। तो यहां पर टीचिंग के अंदर शिक्षक मोटिवेशन का प्रयोग कैसे कर सकता है, इसको भी हम देखेंगे। शिक्षक के द्वारा मोटिवेशन का प्रयोग कैसे किया जाता है। हाँ, इसके बाद में देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता। देखो, हमारे पहले सिलेबस के अंदर, पुराने सिलेबस के अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर बच्चों के नाम दे रखे थे, बच्चों के नाम मेंशन कर रखे थे। पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी बालक और सर्जनशील बालक। सर, अब की बार बालक के नाम हटा दिए इन्होंने, यहां पर अब की बार इन्होंने बालक के नाम हटा दिए। व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है, स्रोत क्या है, और कक्षा में निहितार्थ और समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब किस किस प्रकार के बच्चे होते हैं, और आपको बिना भेदभाव के सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है, और आपको बच्चों को शिक्षा देनी है। सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना है और आपको बच्चों को शिक्षा देनी है। तो समावेशी शिक्षा की बात करें तो सभी बच्चों की बात होगी यहां पर। अब कोई बच्चा ये स्किप करके चले जाएगा कि सर यहां पर पिछड़े बालक नहीं दे रखे, क्रिएटिविटी बालक नहीं दे रखे, मंद बुद्धि नहीं दे रखे, बाल अपराधी नहीं दे रखे, सर स्किप कर दे। क्या स्किप नहीं करना है।
उन्होंने समावेशी शिक्षा देकर सभी बालक को अंदर डाल दिया है। इसका मतलब आपको भाई सभी बालक के नॉलेज होना चाहिए कि प्रतिभाशाली कैसे होते और पिछड़े कैसे होते। तो यहां पर इन्होंने छोटी सी लाइन मेंशन की है। फिर दे रखा है तुम्हारे एक नई यूनिट जुड़ी है, 21वीं सदी के कौशलों का विकास। सर ये नई यूनिट है, काफी दिनों से बच्चे इसको लेकर भी कमेंट कर रहे हैं, सर ये क्या है, ये कब पढ़ाओगे सर। तो देखो 21वीं सदी कौशलों के विकास की बात करें तो हमारे नवीनतम जो एनईपी वगैरह चल रही है, हमारी नवीनतम जो एनईपी 2020 चल रही है, इन एनईपी 2020 के अंदर बच्चों की स्किल पर कैसे बल दिया जाएगा, बच्चों के कौशल के विकास पर कैसे बल दिया जाएगा, स्किल पर कैसे बल दिया जाएगा 21वीं सदी के अंदर, इस पर पूरी हम चर्चा करेंगे जैसे एनईपी 2020 में चर्चा की जाती है। तो ये एक नवीनतम यूनिट दिख रही है आपको 21वीं सदी, इस पर भी चर्चा करेंगे। कहीं न कहीं अगर बात करें पुराने सिलेबस और नवीन सिलेबस के कंपेयर करें, मेरे हिसाब से नवीनतम सिलेबस इजी है, क्योंकि पुराने सिलेबस के अंदर सिर्फ लाइन लिखी होती थी कि आपको ये पढ़ना है, यहां पर लाइन नहीं, यहां पर उन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा है कि आपको सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ना है। इसका मतलब इसमें वाइगोत्स्की आता है तो वाइगोत्स्की का पर्सन आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज हमें क्लियर पढ़ दी। अगली बात करते हैं इसके बाद में, सिलेबस डिस्कस कर लिया सर, सिलेबस डिस्कस के बाद में देखते हैं सर क्या अब क्या करें, पैटर्न बदल गया, क्वेश्चन का आए दिन पैटर्न बदल रहा है, कभी आ रहा है ए कथन सही है, आर कथन सही है, क्या आर ए की व्याख्या करता है, क्या ए आर की व्याख्या करता है, मिलान कर दीजिए। गुरुजी बड़े बड़े स्टेटमेंट दिखने को मिल रहे हैं, चार इधर, नीचे इतने क्वेश्चन की लेंथ आ रही है, अब क्या करें, पहले के क्वेश्चन को कैसे करें और पहले का जो क्वेश्चन था उसमें और अभी का जो पैटर्न बदल रहा है दोनों में कंपेयर कैसे करें। तो इसी को लेकर महत्वपूर्ण भाई साहब आप सभी के लिए एक सूचना है कि सोमवार 23 फरवरी से कहीं भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में अभी आपके पास 3-4 महीने हैं और सोमवार को 23 फरवरी 2026 आपके सुबह 9 बजे से YouTube के ऊपर निःशुल्क एक सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं, और उस सीरीज के अंदर PYQ क्वेश्चन प्लस नवीनतम पाठ्यक्रम मैं दोनों को लेकर चलूंगा। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि ये PYQ है और अब की बार क्वेश्चन चेंज होकर पिछली बार ऐसे पूछा था और अब की बार इस क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछेगा, कथन कौन सा सही है, कथन कौन सा गलत है, इसकी व्याख्या करता है या इसकी व्याख्या नहीं करता है। इसका मतलब दोनों को साथ लेकर चलेंगे, हम इसको भी भूल नहीं सकते। क्या भरोसे आरपीसी वापस नवीनतम पैटर्न छोड़ दे और पुराने ढांचे पर आ जाए। तो हम ऐसी भी रिस्क नहीं ले सकते कि सर सिर्फ 2025 के पैटर्न को देखकर हम पुरानी चीजों को सर इग्नोर कर दे। नहीं भाई, हम PYQ को लेंगे और साथ में जो भी इसके अकॉर्डिंग अब क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं उन क्वेश्चन की भी साथ में चर्चा करेंगे। इसका मतलब 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, हम किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेंगे यहां पर। तो 23 फरवरी 2026 सुबह 9 बजे बिल्कुल निःशुल्क आपके लिए यूट्यूब पर सीरीज शुरू कराऊं सेकंड ग्रेड वाले, और भी साइकोलॉजी जिन जिन एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी, पीटीआई के अंदर पूरी साइकोलॉजी जो सेकंड ग्रेड वाली, रीट के अंदर वही 5-10% चेंज है, बाकी वही सेकंड ग्रेड वाली है, लेब असिस्टेंट के अंदर साइकोलॉजी का वही पूरा इंपॉर्टेंस है, और आपके इसके बाद में लाइब्रेरियन वगैरह दे रखी है। तो जितने भी बच्चे इन सभी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं जिनके साइकोलॉजी सभी के इंपॉर्टेंट है, उन सभी के लिए PYQ और नवीनतम पैटर्न के आधार पर क्लास शुरू होगी, जिसका टाइम सुबह हमने 9 बजे का रखा है। हाँ भाई, शिक्षा मनोविज्ञान सबसे पहली बात सेकंड ग्रेड के लिए पीटीआई, लेब असिस्टेंट, इसके अलावा आपके रीट के जो बच्चे, रीट के बाद में आपके जो लाइब्रेरियन के बच्चे, उन बच्चों के लिए, इन बच्चों के लिए। और एक मजे की सबसे बड़ी बात है, काफी दिनों से बच्चे ये भी कमेंट कर रहे हैं सर यूनिट वाइज चलाओ, क्योंकि हमने क्या मिक्स सीरीज शुरू की थी और बच्चे कह रहे सर यूनिट वाइज शुरू कर दो ताकि हम उस यूनिट को पहले से पढ़ के आ सके, हमारी यहां पर आराम से तैयारी हो सके। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बता दिया PYQ प्लस नवीनतम पैटर्न, मैं अगर किसी भी सिद्धांत का क्वेश्चन करवाऊंगा तो वो क्वेश्चन करवाते ही उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन वो करवाऊंगा कि वर्तमान में इस क्वेश्चन को अब की बार ऐसा पूछ सकता है, ठीक ना। तो आपने आपकी इच्छा थी गुरुजी टॉपिक वाइज शुरू कर दो, तो भाई साहब आपकी डिमांड हमने पूरी कर दी और टॉपिक वाइज शुरू कर दी। तो सोमवार को 23 फरवरी सुबह 9 बजे यूट्यूब के ऊपर जितनी भी ये प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड वगैरह वाले, जिनके मनोविज्ञान का एक रोल है एग्जाम के अंदर, वो सभी बच्चे, और पहली यूनिट आप तैयार करके आ जाना, जिस पहली यूनिट का नाम है मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, मनोविज्ञान का विकास क्या है, और कुछ बातें मैं और बता देता हूं, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में बात करें तो मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आप टीचर बन जाते हो तो टीचर बनने पर मनोविज्ञान का शिक्षण में क्या उपयोग है, अर्थात टीचिंग के अंदर साइकोलॉजी का क्या रोल है।
तो आपको इन चीजों को अच्छी तरह से पढ़ के आना है, क्योंकि सोमवार को सुबह 9 बजे 23 फरवरी को मैं इनके पीवाईक्यू प्लस नवीनतम पैटर्न के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है वो सब लेकर आऊंगा। और ये सीरीज आपके एग्जाम तक चलेगी। जिन जिनके शिक्षा मनोविज्ञान आती है उन सभी के लिए सीरीज निःशुल्क है यूट्यूब के ऊपर और एग्जाम तक चलेगी। हाँ भाई, पाठशाला क्लासेज जुड़ने के लिए हमारे रेगुलर क्लासेस होती है एलडीसी की, सेकंड ग्रेड की जितनी भी है सब निःशुल्क हमारे एमसीक्यू पीवाईक्यू नवीनतम पैटर्न के ऊपर हमारी क्लासेस चलती है। तो आप कंटेंट प्राप्त करने के लिए बहुत से बच्चे लास्ट में मैसेज भी करते हैं, सर इसका पीडीएफ अगर कहां पर मिलेगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भाई साहब अभी इसको स्कैन करके आप इससे जो भी आपको सूचना, जो भी आपको चाहिए पीडीएफ आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सभी बच्चों का धन्यवाद। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप है भी, इसको भी आप स्कैन कर सकते हो। ठीक है भाई, तो सभी का धन्यवाद। मिलते हैं सोमवार को सुबह 9 बजे।